हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग विस्टस का लास्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पढ़ने जा रहे हैं। यस, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और लास्ट चैप्टर, इसके बाद हमारी विस्टस बुक भी खत्म हो जाएगी। तो हमारी जर्नी दोनों बुक्स की बहुत अच्छे से रही है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या चाहिए और मैं किस पे वीडियो बनाऊंगा। वन शॉट फ्लेमिंगो, वन शॉट विस्टस या वन शॉट पोएम्स, या फिर आपको कुछ और सैम्पल पेपर चाहिए, या फिर जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सब कुछ वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो हमारा है लास्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये लिखे हैं, इसके हमारे पास दो पार्ट होंगे स्टोरी में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों के ऑथर हैं जिटकलासा एंड बामा। ये दोनों इसके ऑथर हैं। अगर आपसे ऑथर का पूछा जाए तो आपको दोनों ऑथर के नाम लिखने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ओनली, बिकॉज इसमें पीडीएफ में तो नहीं है बिफोर यू रीड, पर बुक में आपके जरूर होगा। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ऊपर ही बता रखा है, जो कि मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि ये पहली स्टोरी हमारे जिटकलासा ने लिखी है। और ये कुछ ऐसे होने वाली है कि हमारे जो जिटकलासा है वो इंडिया में किसी जगह रहती थी, लेकिन किसी कारणवश उनका जो ट्रांसफर था वो बाहर के देश में हो गया, और बाहर के देश में एक स्कूल में उनका एडमिशन करवाया गया। वहां पे एक वो था, वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी और बहुत ही ज्यादा अलग माहौल था, जो कि उन्होंने सफर किया। तो इस स्टोरी में हम वही देखेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स मीनिंग भी देखेंगे। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटल कोल्ड वन। तो उनका जो पहला दिन था लैंड्स ऑफ एप्पल में, वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा कोल्ड वन था, यानी कि वहां सर्दियों का मौसम था। ठीक है। फॉर द स्नो स्टिल कवर द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर। और स्नो गिरी हुई थी और जो ट्रीज थे वो बेयर थे। बेयर यानी कि नॉट कवर विद लीफ, यानी कि लीफ नहीं थी पेड़ों पर। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग। क्रैशिंग का मतलब होता है ब्रेक थ्रू द बेलफेरी ओवरहेड एंड इनटू अवर सेंसिटिव ईयर्स। यानी कि एक बहुत बड़ी, बहुत ही लार्ज बेल जो थी उसमें वो बजी, और यानी कि वो पहला इंडिकेशन था ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट के लिए वो इंडिकेशन था, जो कि एक लाउड वॉइस क्रैशिंग, यानी कि ब्रेक, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा लाउड वॉइस उसमें से निकल रही थी थ्रू द बेल फ्राई। बेल फ्राई का मतलब होता है पार्ट ऑफ द बेल टावर में से वो निकल रही थी, बेल टावर। ठीक है। ओवरहेड इनटू अवर सेंसिटिव ईयर्स, मतलब बेल टावर में से वो आवाज उनकी सेंसिटिव कानों में पड़ रही थी। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गिव अस नो स्पेस। यानी कि जो एक आवाज, जो वहां के बच्चे थे ना, उन्होंने बहुत ही ज्यादा भारी मेटेलिक शू पहने हुए थे। क्लैटर का मतलब होता है बैंग बैंग, तो वैसे बैंग वाली आवाज आ रही थी, जैसे कि मतलब कोई बच्चा चल रहा है तो उसके मेटेलिक शू है तो एकदम बैंग 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 ऐसे आवाज आ रही है जब वो चल रहा है बच्चा। ठीक है। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हर्श नॉइजेस विद द अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग unknown tongue made a bedlam within which I was securely tired. Bedlam क्या होता है? Bedlam is the unrest due to many people talking together at same time. मतलब कि जब सारे बच्चे एक साथ बातें करते रहते हैं तो उसको बेडलाम बोलते हैं। ठीक है। तो एक कांस्टेंट क्लैश ऑफ नॉइजेस हो रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा था वहां पे, और बहुत सारे लोग ऐसे बड़बड़ा रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, इतनी सारी टंग्स चल रही थी, सब लोग, इतना ज्यादा नॉइस हो रहा था सबके धीरे धीरे बात करने का। आई वॉज सिक्योरली टायर्ड, वो एकदम टायर्ड हो चुकी थी। एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस फ्रीडम ऑल वॉज यूजलेस। और उनको इस जगह से फ्रीडम चाहिए थी, वो इतना फेड अप हो गई थी इस जगह से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है, अ पेल फेस वुमेन विद व्हाइट हेयर कम अप आफ्टर अस। तो एक पेल फेस यानी कि येलो फेस वाली एक औरत उनकी तरफ बढ़ी, जिनके बिल्कुल पूरे सफेद बाल थे। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। और उनको कौन सी लाइन में खड़ा करके रख दिया? दोनों जिटकलासा को, उस वुमेन ने जिटकलासा को एक लड़कियों की लाइन में जाके खड़ा कर दिया, जहां पे वो सारी लड़कियां डाइनिंग रूम की तरफ जा रही थी एक लाइन में। ठीक है। फिर आगे लिखा है, दीज वर इंडियन गर्ल्स, वो सारी इंडियन गर्ल्स थी, इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। यानी कि वो उन्होंने एक स्टिफ शूज पहने हुए थे और क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। क्लिंगिंग मतलब क्या होता है? टाइट, बहुत ही ज्यादा टाइट ड्रेसेस उन्होंने पहनी हुई थी। The small girl wore sleeved apron and shinged
शिंगल्ड हेयर, यानी कि जो सबसे छोटी लड़की थी उसने क्या पहने थे, एक स्टिफ शूज पहने हुए थे, मतलब कि वो स्लीव्ड एप्रन पहना था, और उसके शिंगल्ड हेयर थे। शिंगल्ड यानी कि कटिंग ऑफ हेयर, उसने मतलब कि एप्रन पहना, उसको एप्रन पहनाया और उसके बाल कटवा दिए। एज आई वॉक्ड नॉइजली इन माई सॉफ्ट मोसैक्सिन, मतलब कंफर्टेबल, जैसे वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई थी, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, तो उनको बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। यानी कि थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स हुई थी कि चलो इधर और भी लड़कियां हैं, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि उन लड़कियों के बाल कट रहे हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। फॉर मैनी ब्लैंकेट्स हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, कि उसके भी अब ऐसे बाल कट जाएंगे, उसको इस बात का बहुत ज्यादा डर लग रहा था और डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडस्टली, यानी इनडिसेंटली ड्रेस्ड देन आई इन देयर टाइटली फिटेड क्लोथ्स, यानी कि फिर वो उन लड़कियों को देखने लग गई। उन लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ा था कि कैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने इतने टाइट कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा गंदी लग रही थी, मतलब अजीब सी लग रही थी एज कम्पेयर टू जिट कलासा। वो कहती है कि मेरे सामने तो वो बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी क्योंकि उन्होंने टाइट क्लोथ पहने थे, मेटल शूज पहने हुए थे, और ऊपर से उनके बाल भी और कटवा दिए थे और उनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर क्या हुआ कि वाइल वी मार्च इन द बॉयज एंटर्ड एट द अपोजिट डोर, जैसे ही वो लोग डाइनिंग रूम में अंदर गए तो वैसे ही जो लड़के थे वो दूसरी तरफ से डाइनिंग रूम में पहुंचे, दूसरे दरवाजे से डाइनिंग रूम के अंदर पहुंचे। आई वॉच फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु कम इन अवर पार्टी, तो क्या हुआ कि उन्होंने 3 यंग ब्रेव्स को देखा, यानी कि 3 लड़कों को देखा जिनको किसी बात का कोई डर नहीं लग रहा था, वो आराम से अंदर जा रहे थे। आई स्पाइड दैम इन द रेयर रैंक, यानी कि उन्होंने नोटिस किया कि वो एकदम लास्ट रैंक के बच्चे थे, यानी सबसे लास्ट में लगे हुए थे। एंड लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फील्ड, और वो भी थोड़ा उतना ही अनकंफर्टेबल लग रहे थे जैसे जिटकला सा महसूस कर रही थी खुद को। अ स्मॉल बेल वाज टैप्ड एंड ईच ऑफ द पीपल ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, सपोजिंग दिस एक्ट मीन दे वर टू बी सीटेड। आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वन स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड। क्या हुआ कि एक छोटी सी बेल बजी, सबने क्या करे, अपने जो सब बच्चे ने क्या करे, जो डाइनिंग टेबल की डाइनिंग सीट होती है उसको बाहर की तरफ खींचा। जिटकला सा को लगा कि उसको खींच करके तुरंत बैठ जाना है, तो उन्होंने जैसी चेयर खींची वो दूसरे टाइम पे उधर बैठ गई। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो उसने नोटिस किया कि अभी तक कोई नहीं बैठा है, सब खड़े ही है, तो वो भी अपने डेस्क से खड़ी हो गई। और उसने ये भी नोटिस किया कि वही पेल फेस वुमेन उसको बहुत घूर घूर के गुस्से से देख रही थी। तो क्या लिखा इधर, but when I turned my head, I saw that I was only one seated and all the rest of our table remained standing. Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. All were seated at last and I had to crawl back into my chair again. अब क्या हुआ कि जैसे उसने देखा कि बाकी लोग खड़े हैं तो जल्दी से अपनी सीट से खड़ी उठ गई। फिर उसने देखा कि एक छोटी सी बेल और बजी, सब लोग अपनी सीट पे फिर बैठ गए, नहीं सब लोग अपनी सीट पे बैठ गए और जिटकला साहब फिर से अपनी सीट पे जाके उसी तरह बैठ गई। आई हर्ड अ मैन वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, और फिर एक मतलब कि हॉल के एक एंड में एक आदमी की आवाज उसको सुनाई दी। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और वो थोड़ा इधर उधर देखने लगे कि कौन बोल रहा है। बट ऑल द अदर हंग्स देयर हेड ओवर देयर प्लेट्स, और लेकिन बाकी सब लोगों ने क्या करे, अपने जो हाथ है अपने प्लेट्स के ऊपर रख दिए। एज आई ग्लैंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ द टेबल, I caught the eyes of the pale-faced woman upon me. Immediately, I dropped my eyes, wondering why I was so keenly watched by the strange woman. मतलब कि उन्होंने क्या किया, वो इधर उधर देख रही थी लेकिन बाकी सारे बच्चों ने अपने हाथ जो थे टेबल पे प्लेट की तरफ रख दिए थे। और जब वो इधर उधर देख रही थी उसकी नजर जो थी पेल फेस वुमन पे पड़ी, तो पेल फेस वुमन भी किसको देख रही थी, जिटकला सा को ही देख रही थी। फिर उसने जल्दी से अपनी नजरें पेल वुमेन से चुरा ली, ये सोचते हुए कि ये उसको घूर घूर के क्यों देख रही है। फिर उसके बाद उन्होंने वापस अपने प्लेट पे ध्यान दिया। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग एंड देन अ थर्ड बेल वाज टैप्ड। अब वो जो बंदा था, जो वो मैन था, उसने क्या करा कि वो कुछ जो वो बोल रहा था वो स्टॉप हुआ, उसने बोलना बंद कर दिया। फिर उसके बाद मटरिंग यानी स्पीकिंग इन लो वॉइस में बोल रहा था वो, जो उसने बंद कर दिया। और तभी क्या हुआ कि एक थर्ड बेल बजी। जैसे ही थर्ड बेल बजी, वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक एंड बिगन ईटिंग। और वैसे ही क्या हुआ कि सब लोगों ने अपने जो नाइफ थे और फोक थे वो उठा लिए और खाना खाने में लग गए। आई बिगिन क्राइंग इंस्टेड, लेकिन जिटकला सा को ऐसा लगा कि मैं रो जाऊं। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर,
यानी टू रिस्की टास्क। मतलब अब क्या था कि जो जिटकलास है उसका फर्स्ट डे यहाँ पे, उसको नहीं पता कि यहाँ पे कोई बेलिंग सिस्टम होता है, जिस वजह से पहले बेल बजेगी तो फिर चेयर को बाहर खींचना है, दूसरी बेल बजेगी तो उसमें बैठना है, तीसरी बेल बजेगी तो खाना खाना है। तो उसको अब कुछ भी करने से डर लग रहा था कि वो बार बार हर चीज गलत कर रही थी। जब पहली बेल बजी तो फिर वो चेयर खींच के तभी बैठ गई, फिर जब दूसरी बेल बजी तो वो इधर उधर देखने लग गई, फिर जब दूसरी बेल बजी तो फिर आके बैठ के इधर उधर देखने लगी, और तीसरी बेल बजी तो उसको ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं अब किसी का मतलब मैं और कुछ सह ही नहीं सकती, मैं अभी फिर और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती। तो उसका मुंह एकदम रोने जैसा हो गया। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे। लेकिन वो कहती है कि ये जो ये कुछ ईटिंग फॉर्मूला, वो कहती है जो बेलिंग सिस्टम है उसको कहती है ईटिंग बाय फॉर्मूला, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था मेरे फर्स्ट डे के लिए। लेट इन द मॉर्निंग, फिर उसी मॉर्निंग में लेट उस मॉर्निंग में क्या हुआ कि माय फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। और तभी क्या हुआ कि उसकी जो फ्रेंड थी जुडविन ने उनको टेरिबल वार्निंग यानी कि एक शॉकिंग बात बताई, वार्निंग देते हुए कि जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश, जुडविन को कुछ इंग्लिश आती थी, एंड शी हैड ओवरहेड द pale face woman talk about cutting about long hair, heavy hairs। अब क्या हुआ कि उसको जो जुडविन थी उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो उसने सुना कि वो वही जो पेल फेस वाली वुमन थी वो क्या कर रही है, वो बातें करते हुए कह रही है कि ये जो लड़कियां हैं इनके जो लंबे लंबे बाल हैं उनको कटवा देंगे। अब जिटकला सा सोचती है कि अवर मॉम हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर्स शिंगल्स बाय द एनिमी। यानी कि उन्होंने उसकी माँ उनको कहती थी, जिटकला सा की माँ उनको कहती थी कि जो वॉरियर्स हार जाते हैं, अनस्किल्ड यानी कि अनट्रेन्ड वॉरियर्स जो कि हार जाते हैं, यानी कि एनिमी से हार जाते हैं या फिर उनसे अरेस्टेड हो जाते हैं, उन्हीं के बाल काटे जाते हैं। और फिर ये सब सुन के उसने क्या करा था, तय कर लिया था कि वो अपने बाल नहीं कटवाएगी। अमंग अवर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मर्डरर्स, और उनके अलावा कौन करता है, जब कोई मर जाता है तब बाल काटते हैं। सिंगल्ड हेयर बाय कोवर्ड्स, या फिर कौन काटता है, जो कि वीक पीपल्स होते हैं, जिनको वॉर करना नहीं आता है, वॉर से डर जाते हैं, जो वो बाल कटवाते हैं। तो ये 3 लोग बाल कटवाते हैं। कौन? सबसे पहला तो जो कि अरेस्टेड हो जाते हैं, वही जो अब एनिमी के अंदर अरेस्टेड हो जाते हैं, दूसरा जब कोई मर जाता है, और तीसरा जब कोई कॉवर्ड होता है, यानी कि जो जब कोई पीछे से वार करने वाला होता है। ठीक है। वी डिस्कस आवर फेट यानी अवर डेस्टिनी सम मोमेंट्स, एंड व्हेन जुडिस सेड वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। अब क्या हुआ कि कभी कभार हमें अपनी डेस्टिनी पे भी डिपेंड होना चाहिए, और जुडविन कहती है कि हम लोगों को अपने आप को उनको समर्पित कर देना चाहिए, यानी कि हम, क्योंकि वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उनके आगे कब तक ही रहेंगे। आई रिबेल्ड यानी कि अपोज, लेकिन जो जिटकला साथी उन्होंने अपोज कर दिया। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। वो कहती है कि मैं इतनी आसानी से सबमिट नहीं करूंगी, सबसे पहले मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं खुद के बालों को बचाने का पूरा कोशिश करूंगी। आई आंसर, आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपियर्ड। और उन्होंने ये चांस लिया, और जब उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था तो क्विकली वहां से गायब हो गई। आई क्रिप्ट यानी कि क्रॉल अप इन द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड, माई स्क्वीकी शूज यानी कि मेकिंग हाई रिजिड साउंड। वो जितना शांति हो सके उतनी शांति से ऊपर गई, लेकिन उसके जो शूज थे उसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। माई मोकैसन हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज, उसके जो मोकैसन यानी जो उसने सॉफ्ट शूज जो होते ना, सॉफ्ट शूज जो होते फर वाले शूज, वो चेंज करके उनको, उस लड़की को यानी कि जिटकला साहब को मेटल वाले शूज वही पहना देते जो बाकी बच्चों ने पहने हुए थे। अलोंग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग वेदर आई वॉज गोइंग वेयर आई वॉज गोइंग, यानी कि उनको पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, बस वो चलती गई। टर्निंग असाइड टू ओपन डोर आई फाउंड अ लार्ज रूम विद 3 वाइट बेड्स इन इट। तो फिर उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला जिसके अंदर 3 वाइट बेड थे, और वो उनके अंदर चली गई। द विंडो वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स, अब जो विंडो थी वो डार्क ग्रीन कर्टेन से कवर हो रखी थी, विच मेड द रूम वेरी डिम, जिसने रूम को बहुत ज्यादा डार्क बना दिया था। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर आई डायरेक्टेड माई स्टेप टूवर्ड्स द कॉर्नर फारटेस्ट फ्रॉम द डोर। अब क्या हुआ कि जो जिटकला साथी उसने थैंकफुल किया कि वहां पे कोई नहीं था, और जल्दी से वो उस कमरे के अंदर घुस गई। ऑन माई हैंड एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हडल यानी कि होल्ड लेग्स एंड आर्म्स टुगेदर, और मतलब कि जल्दी से वो अंदर चली गई, उस बेड के नीचे बैठ गई डार्क कॉर्नर में एकदम जा करके, और उसने डार्क कॉर्नर में जाकर के और उसने क्या किया, अपने हाथ और पैर बांध दिए। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस I peered out, shuddering with fear whenever I heard
Footsteps nearby, through in the hall, loud voices were calling my name and I knew that even Judin. यानी कि क्या हुआ कि जब वो बैठी हुई थी अंदर तो वो ना पीट कर रही थी, यानी देख रही थी आखिर कौन है बाहर, आगे कोई आया कि नहीं आया, लेकिन वो साथ साथ कांप भी रही थी, शिवर भी कर रही थी, शटरिंग मतलब शिवर कर रही थी डर के मारे। ठीक है, तो उसको फुटस्टेप्स भी सुनाई दे रहे थे, इवन उसको अपना नाम भी सुनाई दे रहा था, जो कि और कोई नहीं जुडवेनी बुला रही थी, जिसको मतलब कि उसी का नाम लेकर जुडवेनी उसको बुला रही थी। Zudwin was searching for me. I did not open my mouth to answer. उसने अपना मुंह नहीं खोला आंसर करने के लिए. Then the steps were quickened and voice become excited. तभी क्या हुआ कि जो उसके जो पैरों की आहट थी उसको अपने और ज्यादा पास सुनाई दी और जो वॉइस थी वो और भी ज्यादा लाउड उसको सुनाई दे रही थी। द साउंड कम नियरर एंड नियरर, जो जुडविन की साउंड था वो पास और पास और पास आते जा रहा था। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम। फाइनली जो उसका कमरा था जहाँ पे जिटकला सा छुपी हुई थी वहां पे कुछ वुमेन और कुछ गर्ल्स आ गई। आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वॉच देम ओपन क्लोजेड डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। और वो उनको उसने अपनी सांस भी रोक ली और इधर वो उसने देखा नीचे से वेट करते हुए कि जो लोग बच्चे थे जो वहां पे वुमेन थी वो सारे क्लोजेट वगैरह खोल खोल के देख रही थी, ट्रंक्स के पीछे देख रही थी, उसी को ढूंढ रही थी जिटकलासा को। समवन थ्रू अप द कर्टेन्स, किसी ने कर्टेन्स खोले एंड द रूम फिल्ड विद द सडन लाइट, और पूरे रूम में रोशनी भर गई। बट कॉज देम टू स्टूप अंडर लुक अंडर द बेड, पता नहीं उनको क्या ऐसी आ गई कि उन्होंने उनको बेड के नीचे भी देखना पड़ा। आई डू नॉट नो, आई रिमेम्बर बीइंग ड्रैग्ड आउट, और उसको पता नहीं चला, उतने में ही उसको बाहर खींच लिया गया। थ्रू आई रेजिस्ट, यानी कि होल्ड आउट अगेंस्ट बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली, वो क्या कर रही थी, किक कर रही थी और उनके नाखूनों से स्किन को खींच रही थी। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई कैरिड डाउनस्टेयर एंड टाइड फास्ट विद द चेयर, लेकिन उन्होंने इतना नहीं किया, उन्होंने उस लड़की को चेयर पे बांध के रख दिया। I cried aloud, वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissor against my neck. फिर क्या हुआ कि वो तब तक चिल्लाती रही और अपनी गर्दन इधर उधर हिलाती रही जब तक उसने कोल्ड जब हम सीजर को अपनी नेक के पास लगाते हैं सर्दियों के मौसम में तो एकदम कोल्ड कोल्ड सा लगता है, तो वो चीज भी उसको फील हुई और जब तक उसने अपनी गर्दन हिलाती गई, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने उसके जो सीजर थी उसको दबा दिया और उसके जो ब्रेड्स थे वो काट दिए। डैम ग्नॉ, यानी कि कट वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, ब्रेड्स यानी कि हेयर बाइंड इनटू प्लेट्स, यानी हम लोग बनाते हैं ना स्कूल के लिए जो ब्रेड्स बनाते हैं उनको बोलते हैं। एंड आई लॉस्ट माई स्पिरिट, और बस उतना ही था कि उसने अपनी आत्मा ही खो दी। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीमली इंडिग्निटीज, यानी कि शेम, यानी कि जब से उसको अपनी माँ से छीन लिया गया तब से उसको बहुत ज्यादा शेम महसूस होती है। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, जितने भी लोग थे सब उसको घूर घूर के देखने लग गए थे। आई हैड बीन टॉस्ड, यानी कि थ्रोन अबाउट द एयर लाइक अ वुडन पपेट, और जैसे कि उसको फेंक दिया गया हो बाल काटने के बाद जैसे किसी वुडन पपेट को फेंकते हैं। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वाज शिंगल लाइक अ क्राउच, और अब उसके बाल भी किसी कायर की तरह कोवर्ड मतलब कि कायर की तरह वो हुए रखे थे, कटे हुए थे। इन माई एंग्विश, यानी कि पेन, आई मोन्ड यानी क्राई फॉर माई मदर, और अपनी मम्मी को पुकारते पुकारते वो रोने लग गई। बट नो वन केम इन टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई भी उसको सिंपैथी, कम्फर्ट यानी कि सिंपैथी दिखाने नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी, यानी कि एक रीजन क्या होता है, डिस्कस, किसी ने भी ये भी डिस्कस करने की कोशिश नहीं करी कि तुम क्यों अपनी मम्मी का नाम ले लेके रो रही हो। आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स लिव इन माई हर्ट, यानी कि वही एक लड़की थी जो उस पूरे ग्रुप में से जो कि दूसरे उसी ग्रुप मतलब कि वही एक लड़की थी जो जिन्होंने एक हर्ड होते ना, हर्डर यानी ग्रुप ऑफ एनिमल से कुछ हटकर काम किया था, मतलब वही थी जिसने आज अपोज किया था, नहीं तो आज से पहले किसी ने भी इनको अपोज नहीं किया था। ठीक है, ये थी हमारी जिटकलासा की कहानी। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे, विच इज वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये लिखी है बामा ने। ठीक है, तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। When I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability, but I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. यानी कि बेसिकली क्या हुआ था कि बामा कहती है जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तो मैंने कभी किसी को अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के बारे में खुलेआम कहते हुए नहीं सुना नहीं था, पर देखा था और एक्सपीरियंस्ड भी किया था। एंड बीन ह्यूमिलेटेड, और इंसल्टेड, खुद भी इंसल्टेड हुई थी इस अनटचेबिलिटी की वजह से। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे,
एंड ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर। तो एक दिन वो अपने स्कूल से चलते हुए, कहाँ जा रही थी, स्कूल से चलते हुए, स्कूल से होते हुए जा रही थी, उसके एक कंधे पे उसका बैग टंगा हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट अ वेरी लीस्ट टू रीच होम। यानी कि वो रास्ता जो था वो तो था तो 10 मिनट का रास्ता, यानी कि 10 मिनट में से उसको कोई भी पार करके चले जाएगा, लेकिन बामा को आधा घंटा लगता था, यानी कि 30 मिनट्स लग जाते थे उस रास्ते को पास करने में। क्यों? बट यूजुअली इट वुड टेक 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉल्ड यानी कि वेस्ट माई टाइम अलॉन्ग। डॉल्ड का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना, अलॉन्ग यानी कि वो रास्ते में रुक रुक के आती थी और अपना टाइम वेस्ट करते हुए आती थी। कैसे, किस में टाइम वेस्ट करती थी? वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन। जितने भी गेम्स उधर खेले जाते थे उसको देखने में वो अपना टाइम वेस्ट करती थी। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेलिस्ट यानी कि फ्रेशनेस एंड ऑडिटीज यानी कि स्ट्रेंज। नॉवेलिस्ट यानी कि फ्रेशनेस एंड ऑडिटीज यानी कि स्ट्रेंज इन द स्ट्रीट, यानी कि वो बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें उसको स्ट्रीट में देखने को मिल जाती थी जो उसको बहुत ज्यादा एंटरटेन करती थी। द शॉप एंड द बाजार, वहां पे मतलब शॉप्स भी थे यानी कि बाजार भी थे, और वो पूरा एंटरटेन होते हुए उस रास्ते से जाती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विच इज snake charmer kept in his box and displayed from time to time the cyclist who had not got off his bike for 3 days। यानी कि वो क्या देखती थी? एक नाचने वाला मंकी देखती थी, एक वो देखती थी सांप बीन बजाने वाला, ठीक है, जो सांप को बीन बजाते हुए बाहर लाता है, वो उसको देखती थी। और वो एक साइकिलिस्ट को देखती थी जो कि 3 दिन से अपनी बाइक में ही नहीं बैठा था। एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज कुड फ्रॉम अ ब्रेक ऑफ डे। और वो एक जैसे एक होता है ना कि एक टायर में चलने वाला, जैसे कि जोकर टाइप का होता है, एक तो नाचने वाला बंदर था और एक होता है ना कि एक साइकिल होती है एक जिसपे खाली एक ही टायर होता है, मतलब कि ऐसे मान लो, और इसी से जुड़ी हुई सीट होती है। तो ये थी वो, और उसके ऊपर बैठ के जो वो होता है ना करतब दिखाते हैं ऐसे, कुछ भी ऐसे लाइक जगलिंग करते हुए ऐसे। तो वही चीज वो बोल रही थी कि ऐसे कुछ करतब हो रहे थे उधर जो कि उसको बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे थे। ब्रेक ऑफ द डे, द रुपी नोट दैट वाज पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर, यानी कि स्पर यानी कि इनकरेज। तो लोग क्या करते थे, उसकी जो पॉकेट होती थी, शर्ट की पॉकेट होती थी, उसमें पैसे डालते थे ताकि उसको इनकरेज करे। द स्पिनिंग व्हील, द मारियाता टेम्पल, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर। और एक टेम्पल था मारियाता टेम्पल जहाँ पे एक बड़ी सी बड़ी सी घंटी टंगी हुई थी। द पोंगल, पोंगल क्या होता है? एक डिश होती है कुक्ड विद राइस, वो ऑफर की जाती थी एज अ प्रसाद के रूप में, उसको कुक करा जाता था टेम्पल में और वो मिलता था। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, और गांधी जी की स्टैचू के सामने क्या मिलता था? ड्राई फिश मिलती थी। ड्राई फिश बोले तो सूखी मछली। द स्वीट स्टॉल, जो मिठाइयों की दुकान थी। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, और ऐसे स्टॉल जहाँ पे फ्राइड स्नैक्स मिलते थे। एंड ऑल दी अदर शॉप नेक्स्ट टू ईच अदर, और बाकी सारी शॉप जो एक दूसरे से सटके लगी हुई थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम अ ब्लू टू वॉयलेट, यानी कि क्या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिंग, यानी कि टू शो। वो क्या दिखाती थी कि जो स्ट्रीट लाइट्स थी ना वो चेंज होती रहती थी ब्लू से वॉयलेट कलर में, ठीक है। द नारिकुरावनन हंटर गिप्सी विद his wild lemur in cages। वाइल्ड लेमर क्या होता है? एक एनिमल होता है। और कुरावना क्या होता है? अ ट्राइब ऑफ तमिलनाडु। तो वो सब मतलब वो देखती है। सेलिंग नीडल्स, मतलब कि नीडल्स बेच रहे हैं, कुछ क्ले बीड्स बेच रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बेच रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यानी कि टूल्स, इसमें गिटार वगैरह सब बेच रहे हैं। फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बेच रहे हैं, सॉरी टूल्स बेच रहे हैं, मैंने इंस्ट्रूमेंट मतलब गिटार वगैरह बोल दिया। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे टूल जो कि क्या करते हैं? ईयर को क्लीन अप करते हैं, कान को साफ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है वो भी उधर बिक रहे हैं सामान स्टॉल्स में, ठीक है, बाजार में। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, ईच थिंग वुड पुल मी टू द स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो
एनी फर्दर, यानी कि हर स्टोर उसको अपनी तरफ आकर्षित करता था और वो स्टोर जैसे कि मानो उसको पकड़ के रखा हो, उसको आगे जाने के लिए मना कर रहा हो, बोल रहा है कि तुम इधर ही रुक जाओ, तुम इधर ही रुक जाओ. एट टाइम पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, पुट अप अ स्टेज एंड हरेन, यानी कि टू गिव लेक्चर अस थ्रू देयर माइक्स, यानी कि उधर एक स्टैंड से एक स्टेज सा लगता था और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते थे वो उधर वहां पे स्पीच देने के लिए आते थे. देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले और वो पपेट शो. तो वहां पे क्या होता था, या तो स्ट्रीट प्ले होता था या तो पपेट शो हो जाता था उसके बाद. और नो मैजिक नो मैरिकल, या फिर कोई मैजिक या फिर कोई मैरिकल हो जाता था. स्टंट परफॉर्मेंस, ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम. और ये सब जो था एक टाइम के बाद दूसरे टाइम में, फिर एक टाइम के बाद दूसरे टाइम में होता ही रहता था. बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट ऑफ और अदर गोइंग ऑन. ओके, फिर लेकिन ऐसी जो एंटरटेनमेंट थी वो एक के बाद एक चलती ही रहती थी, कभी खत्म नहीं होती थी. कभी एक चलती तो कभी दूसरी चलती, कभी फिर तीसरी, फिर चौथी. इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफी क्लब्स इन द बाजार. और उसके अलावा अगर देखे तो कुछ कॉफी क्लब्स भी थे बाजार में. ठीक है. द वे ईच वेटर cooled the coffee, lifting a tumbler यानी jug high up and pouring its content into the tumbler like his other hand. Or the way some people sat in the front of the shop chopping up onions, their eyes turned elsewhere so that should know not smart. यानी कि वो देखती रहती कि कॉफी शॉप के सामने जैसे कि कोई अंकल बैठे होते हैं ना, तो उनके हाथ में एक ग्लास होता है. ठीक है, मान लो इस हाथ में एक ग्लास है और वो दूसरे ग्लास को ऐसे ऊपर रखते हैं. ठीक है, और पानी जो होता है एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ऐसे गिर रहा होता है. तो वो चीज बहुत ज्यादा सेटिस्फाई लगती थी. किसको? बामा को ये चीज बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग करती थी. तो जैसे कि मान लो गिलास है उसके हाथ में और एक गिलास से दूसरे गिलास से एक गिलास में डाल रहा है. ठीक है, तो ये गिलास है और इस वाले से वो दूसरे में डाल रहा है, ये सब गिर रहा है इधर. ठीक है, तो ऐसे हो गया, एक ये वाला चीज हो गया. दूसरा कि जो रेस्टोरेंट होते थे उनके बाहर जो लोग हैं अनियन को चॉप करते थे और सब उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता था बामा को देखना. और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट, या फिर वो आलमंड ट्री बादाम का पेड़ जिसके ऊपर फल लगे पड़े हैं, विच वॉज ओकेजनली ब्लून डाउन बाय द विंड, जो कि विंड आने पर जिसके फ्लावर्स ऐसे ही उड़ते रहते हैं. ऑल दिस साइड टेकन टुगेदर वुड टाई अप, सॉरी टीथर मतलब कि टाई अप माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम. तो ये सारी चीजें उसको जैसे कि जमा कर रख देती थी उधर और मना कर रही हो कि बाबा मत जाओ घर. ठीक है. एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, क्रैम, palm syrup and palm fruits, guavas and jack fruits. तो सीजन जब सीजन होता था ना तो ये सारे फ्रूट्स जो अभी जिनके मैंने अभी नाम लिए वो सारे उधर शॉप में अवेलेबल होते थे. एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी. सेवरी क्या होती है? स्पाइसी डिश. तो हर दिन उसको ना नई नई चीजें देखने को मिलती थी उधर. कभी कोई मिठाई बेच रहा है, कभी कोई स्पाइसी डिश बेच रहा है, फ्राइड स्नैक्स बेच रहा है. पायासाम क्या होता है? एक स्वीट डिश होती है, स्वीट डिश मेड ऑफ विद राइस एंड मिल्क. ऐसी स्वीट डिश जो कि राइस और मिल्क से मिलकर बनी होती है. हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स एंड आइस लॉलीज क्या होता है? फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. ठीक है, बेसिकली आइस लॉलीज इज फ्लेवर्ड आइसक्रीम. ठीक है. गेजिंग यानी कि लुकिंग एट ऑल दिस वन डे आई कम टू माई स्ट्रीट. और इन सबको देखते देखते एक दिन की बात है, वो इन्हीं सबको देखते देखते वापस आ रही थी. माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, हमेशा की तरह जो उसका बैग था उसके शोल्डर के ऊपर टंगा हुआ था. एट द अपोजिट कॉर्नर थ्रू अ थ्रेशिंग फ्लो. थ्रेशिंग मतलब क्या होता है? अ स्पेशली flattered outdoor surface to separate the grain from a straw. यानी एक स्पेशली एक फ्रेश वो बनाया हुआ हो, फ्लोर बनाया हुआ हो जो कि सेपरेट कर रहा हो एक नॉर्मल जमीन को. एक मतलब कि जैसे हम देखते हैं ना कि टाइल वाइल लगी हुई फ्लोर, वैसा मान लो वही होते खर्चिंग फ्लोर. हैड बीन सेटअप, वहां पे एक टाइल लगी हुई फ्लोर बनी हुई थी. एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स यानी कि एक्टिविटीज. और वहां पे जो लैंडलॉर्ड था उसका, जो मालिक था उस जमीन का, वो सब काम होते हुए देख रहा था. सिटिंग ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग मतलब कि अ बैग मेड अप ऑफ सैक. ठीक है, वो सब वो देख रहा था. स्प्रेड ओवर द स्टोन लेज यानी कि स्टोन की शेल्फ पे वो सब कुछ बिखरा हुआ था. अवर पीपल यानी कि उसके अवर पीपल किसको बोल रही है? वो जिटकला सॉरी बामा जो है अवर पीपल बोल रही है उसकी कम्युनिटी के लोगों को. समझते हैं. हार्ड एट वर्क, वो जो थे उसके कम्युनिटी के लोग, जो उसकी गली में रहने वाले लोग हैं, उसके जिला में रहने वाले लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे. ड्राइविंग कैटल एंड बेयर राउंड एंड राउंड. टू वॉक ट्रेड मतलब कि टू वॉक अराउंड द ग्रेन फ्रॉम द
straw. The animal were muzzled. Muzzled मतलब क्या होता है? A covering used to cover mouth of an animal. ये पिक्चर मैंने ऐसी बनाई थी. एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा ब्लर थी तो मैंने हाथ से बना ली, कलर भी कर लिया. मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे कलरिंग करने में. छोड़ो छोड़ो, कंटिन्यू टू द चैप्टर. द एनिमल वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ. ठीक है, मजल्ड यानी कि कवरिंग यूज टू कवर मीट, सॉरी मीट कह रही हूँ, यूज टू कवर माउथ ऑफ एन एनिमल्स, यानी कि ऐसा होता है ना कि एनिमल्स के मुंह को कवर करने के लिए, तो वैसे ही उसने जो था मजल करके रखा हुआ था. सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ. आई स्टूड फॉर अ व्हाइल देयर वाचिंग द फन. अब क्या हुआ था कि एक आदमी था जिसने ऐसी स्ट्रिंग के जरिए क्या पकड़ा हुआ था, एक वो पकड़ा हुआ था. जैसे इन्होंने पकड़ा था स्ट्रिंग के साथ, ये बैग पकड़ा हुआ है, वैसी वो पकड़ा हुआ था. और ये सारा फन ये जो सब कुछ था, फन था बामा के लिए. जस्ट देन एन एल्डर ऑफ अवर स्ट्रीट कम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द बाजार. द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, यानी कि लाफ्ड आउट. डबल अप मतलब कि लाफ्ड आउट. ये मैंने शायद अंडरलाइन नहीं किया. डबल अप मतलब कि लाफ्ड आउट. आई वॉन्टेड टू श्रीक, यानी कि बर्स्ट आउट विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन द फैशन. आई गेस देयर वाज समथिंग लाइक विदाई और द ग्रीन बनाना भाजी in the packet because the wrapping paper was stained. wrapping मतलब cover, stain यानी कि spot with oil. तो क्या हुआ कि जब उसने देखा कि ये जो अंकल है इतने अजीब सी चाल में, और उस बैग को, उस पेपर बैग को उन्होंने किससे पकड़ा हुआ है, अब स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है, और ऐसे अजीब सी चाल में चल करके आ रहे हैं, तो उसको तो एकदम हंसी सी आ गई. और उसको ऐसे लगा कि अभी मैं मुंह फाड़ फाड़ के हंसने लग जाऊं उनके सामने. उसने जब नोटिस किया कि जो हमारी ये जो पन्नी थी इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो रखा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको क्या कुछ तो किया था कि हाँ, स्टेन हो रखा, उसमें पक्का कोई पाव भाजी होगी या फिर वेडाई होगी. ठीक है, उसने ऐसे गैस किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑयली से टेक्सचर आ रखा था. ही कम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय द स्ट्रिंग यानी थ्रेड से वो पकड़ा हुआ था, विदाउट टचिंग इट, लेकिन उसको टच नहीं कर रखा था, स्ट्रिंग से ही पकड़ रखा था. आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ द होल्ड इट लाइक दैट वोंट द पैकेज कम अनड्रोन एंड द वेडाइज फॉल आउट. बोलते कि इन्होंने इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है, अगर पैकेज गिर गए तो बेचारे, मतलब कि वो जो वेडाइज होंगी, वो जो खाना होगा जो उसके अंदर है, वो तो सारा वेस्ट हो जाएगा. The elder went straight up by the landlord, bowed low and extended the packet towards him, cupping the hand and held the string with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat the veddais. अब क्या हुआ कि जो एल्डर था वो उस छोटी लड़की की तरफ ना देखते हुए सीधे सीधे जो है लैंडलॉर्ड की तरफ बढ़ गया, और कुछ दूरी पे लैंडलॉर्ड ने अपनी स्ट्रिंग वाले चीज को, जो स्ट्रिंग से उन्होंने बांधा हुआ था, उसको जमींदार यानी जो लैंडलॉर्ड था उसके हाथ में देते हुए पकड़ाया, दूसरे हाथ से लेते हुए. मतलब कि उसने उस स्ट्रिंग को टच नहीं किया, उस पैकेट को ही सीधा पकड़ा और उसके जो अंदर वेडाइस थी उसको पकड़ के खाने लग गया. कौन? लैंडलॉर्ड जो था. After I had watched all this, at last I went home. और ये सब देखने के बाद वो at last अपने घर चली गई. My elder brother was there. I told him the story in all its comic detail. I fell about the laughter at the memory of the big man and an elder at that, making such a game out of the carrying and the parcel. तो क्या हुआ कि उन्होंने सारी बात वो घर पहुंच के अपने भाई को बताई. उसको लगा कि उसके भाई भी उसकी तरह हंसने लग जाएंगे ये बात सुन के. बट अनन कौन है? उसके बड़े भाई. वॉज नॉट अम्यूज्ड यानी कि फाइंडिंग समथिंग फनी, यानी कि वो कुछ भी उसको इस बात में फनी नहीं लगा. अनन टोल्ड मी दैट द मैन वाजंट बीइंग फनी व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट. तो उसने उसको बताया कि वो कोई फनी हरकत नहीं कर रहा था जब मैन ने ऐसा पैकेट पकड़ा हुआ था. ही सेड एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस. If they did, they would be polluted, यानी कि impure. That's why he had to carry the package by this string. तो क्या हुआ कि उसने बताया कि बाकी जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हम जो है वो सब जो है अपर क्लास है और अपर कास्ट लोग हैं, और हम सब जो है लोअर कास्ट लोग हैं, और अगर वो हमें छू देंगे तो वो पॉल्यूटेड यानी कि इम्प्योर हो जाएंगे. ठीक है, ऐसे वो बोलते हैं. कौन? उसके बड़े भाई उसको समझाते हैं. फिर वो बोलती है, फिर वो जब ये सब सुनती है, When I heard this, I didn't want to laugh anymore. और जब वो सब सुनती है तो फिर उसको हंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है. And I felt terribly sad. और उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था. Terribly मतलब कि horribly.
हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वाज डिस्गस्टिंग इफ वन ऑफ अस हैड दैट पैकेज इन दिस हैंड। तो बोलते ये लोग सोच भी ऐसे कैसे सकते हैं कि अगर हम में से किसी एक ने उस पैकेट को पकड़ लिया तो एकदम डिस्गस्टिंग यानी कि अनप्लीजेंट हो जाएगा। इवन दो द वेडाई हैड बीन wrapped फर्स्ट इन अ बनाना लीफ, यानी कि उससे पहले भी वो तो बनाना लीफ में बंधी हुई थी ना, एंड द पार्सल वाज इन पेपर, और जो पार्सल था वो तो पेपर में था। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड यानी कि इवोक्ड यानी कि मतलब उसको ऐसे किसी को उकसाते नहीं है तो उसको भी ऐसे लगा कि उसको किसी ने उकसाया हो गुस्सा होने के लिए। और एंड एंगर, वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी। आई वॉन्टेड टू टच दोज wretches वेडाई माई सेल्फ, वो चाहती थी कि वो जो wretches यानी कि वर्थलेस वेडाई जो लाए थे वेदाई, वो सब खुद अपने हाथों से छू ले और सीधा उसको उसके मुंह पे फेंके। इतना गुस्सा आ रहा था। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दिस पीपल, हम कहते कि ऐसे लोगों के लिए हमें तो कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों, अब जब उनको खाना ही नहीं तो खुद उठ के खुद खाने जाए, हमें हमसे क्यों मंगवा रहा है, मंगाना भी हमसे और हाथ भी नहीं लगाना हमको। Why should we have to fetch and carry of those people? I wondered. Such an important elder of our goes Mickey quietly to shop to the fetch, यानी कि carry snacks and hand them over यानी कि with the deep respect, यानी कि हमारे एक कम्युनिटी के एल्डर ने शांति पूर्वक जाकर के उनके लिए वेडाइस खरीद करके ला करके चुपचाप और रिस्पेक्ट के साथ उनको दिया, और उन्होंने ये सब करा हमारे साथ, उन्होंने हमें टच भी नहीं करा, टच करने के लायक नहीं सोचा है। Bowing and shrinking to his fellow, just sits there and stuffed them into his mouth. The thought of it frustrated me, और ये सब ये सारी चीजें बामा को बहुत ज्यादा एंगर दिला रही थी, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। हाउ इन्फ्यूरेटेड मतलब कि एंगर। हाउ वाज इट दैट दीज फेलो थॉट सो मच फॉर देमसेल्व्स, वो बोलते ये लोग अपने आप को समझते क्या है। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड यानी कि सेव फॉर कॉइन्स टुगेदर, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा है। डिड दे मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, इसका मतलब इनके अंदर सारी जो इंसानियत है वो रुक जाएगी। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, बट हम भी तो ह्यूमन बींग्स है। अवर पीपल शुड नेवर रन दीज पिटी इरेंट्स यानी कि इरेंट्स मतलब कि जॉब, यानी कि हम भी तो फेलोज है, हम लोगों को इनके यहाँ काम ही नहीं करना चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम अवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट, मतलब हम लोगों को इनके अगर हम काम कर भी रहे हैं तो हमें अपने पैसा लेके चले जाना चाहिए, इनका कोई और काम नहीं करना चाहिए, जैसे वो एल्डर लोग कर रहे थे। माई एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज, अब उसका जो बड़ा भाई था जिसने उसको सारी बात बताई थी, वो ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ता है लेकिन हॉलीडेज के लिए वो वापस अपने घर आया था। ही वुड ऑफ्टन गो टू द लाइब्रेरी इन अवर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, कभी कभार वो क्या करता था, अपने उनके जो नेबरिंग विलेज है वहां पे चले जाता था लाइब्रेरी में, ताकि वो थोड़ी बुक्स को बोरो कर सके। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो ऐसी बुक्स को बोरो करते हुए अपने घर आ रहा था। वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक, इरिगेशन जहाँ से पानी निकलता है ना, तो वहां से वो चलते हुए आ रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन कम अप हिम बिहाइंड हिम, और एक लैंडलॉर्ड आदमी जो था उनके पास आया। He thought my Anand looked unfamiliar and so he asked, Who are you, अप्पा? तो फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये जो लड़का है ये तो थोड़ा नया नया सा लग रहा है, ये तो हमारे यहाँ पे रहता ही नहीं है, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो अप्पा। अप्पा मतलब होता ब्रदर। What's your name, तुम्हारा नाम क्या है? Anand told his name, his name, तो आनंद जो उसके भैया है उन्होंने अपना नाम बताया आनंद। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड थम्बी यानी कि स्टॉप, यानी कि उनको स्टॉप करने को बोला। ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, और पूछा कि तुम कौन सी स्ट्रीट में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट इफ ही न्यू द स्ट्रीट ही वी लिव्ड ही वुड नो द कास्ट टू। तो पॉइंट बेसिकली उसका ये था कि अगर जब उसको पता चल जाएगा कि वो कौन सा, कि जो उसके अप्पा है यानी कि वो लोग है वो कौन सी स्ट्रीट में रहते हैं, तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि उनकी कौन सी कास्ट है। आनंद टोल्ड मी दैट दीज थिंग्स, और आनंद ने घर आके ये सारी बातें अपनी बहन को बताई। एंड ही एडेड बिकॉज वी वर बोर्न इनटू दिस कम्युनिटी, और आगे कहा क्योंकि हम इस कम्युनिटी में बड़े हुए हैं, वी आर नेवर गिव एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, तो हमें कोई रिस्पेक्ट कोई भी डिग्निटी नहीं देगा। वी आर स्ट्रिप्ड यानी कि टेकन ऑफ ऑल दैट, हमें खुद ही ये सब लेना पड़ेगा। बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन अगर हम हार्डवर्क करेंगे और पढ़ाई करेंगे, वी कैन थ्रो अवे दिस इनडिग्निटीज, यानी ये सारी जो हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं हम इन सबको फेंक सकते हैं, यानी कि हम लोगों को इज्जत मिल सकती है अगर हम पढ़ाई करेंगे और एक पोस्ट को हासिल कर देंगे। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, और उसने बोला अपनी बहन को समझाते बोला इसलिए तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अपनी क्लास में हर लेसन में सबसे आगे रहो और रिस्पेक्ट पालो।
पीपल विल कम टू यू एंड देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू यू। जो लोग हैं वो अपने आप तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे अटैच हो जाएंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न द वर्ड्स एंड लर्न, और उन्होंने बोला था कि मेहनत करो और लर्न करो, पढ़ाई करो। द वर्ड दैट अनंत स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, और ये शब्द जो अनंत ने उनको बोले थे वो एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ के गए, किसमें, बामा में। एंड आई स्टडीड हार्ड, और उस दिन के बाद से बामा बहुत कठोर परिश्रम करने लगे। विद ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग इन अ फ्रिंजी ऑलमोस्ट, और अपनी सारी मतलब जी जा उसने एक कर ली। एज अनन हैड अर्ज आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकम माई फ्रेंड्स, और हार्ड मेहनत करने की वजह से वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई और बहुत सारे लोग उसके दोस्त बन गए। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, थोड़ा और छोटा। फर्स्ट क्वेश्चन, द टू अकाउंट्स दैट यू रीड अबव आर बेस्ड इन द टू डिस्टिंक्ट कल्चर। जो दो अभी हमने ऊपर स्टोरीज पढ़ी वो दो डिफरेंट कल्चर्स को दिखाती है। बट इज द कॉमनलिटी ऑफ थीम फाउंड इन ऑफ बोथ ऑफ देम। तो ऐसी क्या कॉमन चीज है जो दोनों ने फाउंड करी थी? जो क्रिटिसिज्म था दोनों में था, मतलब कि दोनों जगह जो लड़कियों मतलब जो लड़की थी उसने भी क्रिटिसाइज, उसके बाल काट दिए थे, मतलब एक तरह से क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं उनको, और इसमें भी क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। बट दोनों ने क्या करा, फाइट बैक करा। वो अलग बात है कि एक हार गया और एक जीत गया, बट दोनों ने फाइट बैक किया। तो ये कॉमन चीज थी जो हमें देखने को मिली। Second, it may take a long time for operation of the resisted, but the seed of rebellion are shot early in the life. Do you agree the injustice in any cannot escape being noticed even by children? तो ये क्वेश्चन मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। थर्ड क्या है, Bama's experience is that the victim of the caste system. What kind of discrimination does Zatkala Sa experience depict? What are their responses in their respective situations? तो बेसिकली क्या हुआ कि बामा ने बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस में सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस। पहले तो उसको वो जो एल्डर मैन है अपने उसके वो दिखे, उनसे उन्होंने ये सारी बात उन्हीं के द्वारा उनको बात पता चली गई कि ये सारा किस सिस्टम है, और ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जिटकाला साहब भी उसी का शिकार हुई थी कि मतलब कि इंडियन गर्ल्स को उनके यहाँ इतना बुरा ट्रीट किया जा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ जो फॉरेनर्स थे जो उन्हीं के देश के थे उनको एकदम खुली छूट थी। तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। तो व्हाट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्टिव सिचुएशंस, तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उस रिस्पेक्टिव में। जैसे कि बामा ने क्या करा, स्टडी हार्ड करा और अपनी पोस्ट को पाया। सिमिलरली जिटकाला साहब ने भी फाइट बैक करा। तो ये दोनों रिस्पॉन्सेज जो थे उस सिचुएशन की वजह से रिस्पेक्टिव थे दोनों माध्यम से। चलो हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। आपको खाली एक क्वेश्चन कमेंट में बताना है, ये वाला वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको इतनी सारी बताई दी, ठीक है। ये सारी आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अब आपको क्या चाहिए। हमारी पूरी विस्टास की बुक खत्म हो जाती है। बाय बाय।